हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर एडुकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि किस तरह से रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो पाता है, ब्रीदिंग में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। एक चीज़ और, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेदर इट इज़ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, PDFs, इट इज़ क्विजेज, क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट। और यहाँ पे ओपन डिस्कशंस भी होते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, यानी ब्रीदिंग में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। इससे पहले हम जानेंगे ब्रीदिंग में पहले कौन कौन से अदर ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा कौन से अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे इस ब्रीदिंग में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम थोरेसिक केज के बारे में बात करेंगे। थोरेसिक केज वो है जिसके अंदर हमारा लंग्स रहता है, उसके साथ साथ हमारा एक और ऑर्गन रहता है जिसको हम कहते हैं हार्ट। तो ये हमारे थोरेसिक केज के अंदर रहता है, जिसकी कवरिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरह से थोरेसिक केज हमारा पैक्ड है। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस यानी ऊपर वाले सरफेस पे हमारे पास है क्लैविकल बोल और नेक। ठीक है, थोरेसिक केज जो होता है ये अपर एब्डोमेन की तरफ होता है, तो इसका जो एंटीरियर सरफेस उस पर क्या हमारा ये क्लैविकल बोन प्रेजेंट है जो शोल्डर पे है, और नेक प्रेजेंट होता है। क्लियर है। पोस्टीरियर रीजन की तरफ देखेंगे तो हमारे पास डायफ्राम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है ड्यूरिंग दिस ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, फिर डोर्सल सरफेस की बात जब हम करें तो डोर्सल पे आपके पास प्रेजेंट है आपका वर्टिब्रल कॉलम और साथ साथ थोड़े से पार्ट ऑफ रिब्स। ओके, मेनली वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है आपके डोर्सल सरफेस पे, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। वेंट्रल सरफेस की जब बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे अगर आप अपने ऊपर हाथ रखो तो यहाँ पे आपको बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहेंगे स्टर्नम, जो मिड थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट होता है, और उसके साइड से निकलती हैं रिब्स जो कि रिब केज बनाता है। यही रिब केज एक्सटेंड होके बॉडी के लेटरल सरफेस तक जाते हैं, तो लेटरली हमारे बॉडी के अंदर रिब केज प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पूरा थोरैसिक कैविटी आपका पैक होता है हर साइड से, हर तरह की बोन प्रेजेंट होती है उसके अराउंड, और क्या क्या स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और इस थोरैसिक केज के अंदर दो चीज़ें, एक हार्ट और एक लंग, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जिसकी वजह से दो डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डायफ्राम की, जो कि आपकी पोस्टीरियर सरफेस से प्रेजेंट होता है। ये एक मस्कुलर सेप्टम होता है, मस्कुलर सेप्टम है जिसकी वजह से हमारे जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें एयर इंस्पायर कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पायर जब करेंगे तो थोरैसिक कैविटी का जो है आपका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें और ज़्यादा स्पेस आ जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा एयर फिलअप होती है। बट जब हम एक्सपायर करते हैं तो वही थोरैसिक एरिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और स्पेस कम हो जाती है और एयर बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये जो डायफ्राम है, जो मस्कुलर सेप्टम है, किसमें प्रेजेंट होता है, मैमल्स और क्रोकोडाइल के अंदर। इसका शेप क्या होता है, डायफ्राम जो है डूम शेप का होता है, यानी कुछ इस तरह के शेप का हमारा डायफ्राम होता है, which divides the body into upper thoracic cavity and lower abdominal cavity। तो यही डायफ्राम की वजह से हमारी बॉडी, अपर बॉडी जो होती है, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, हमारी थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो ये बीच में डूम शेप का होता है, कुछ आर्च शेप का आप कह सकते हो, इस शेप का डायफ्राम होता है रिलैक्स स्टेट में। इसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल मसल, जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज पॉसिबल। तो इस रेडियल मसल के थ्रू ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स कर जाता है बाद में। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, यानी कि ये डूम शेप से सीधा फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट होने के कारण अगर इसके ऊपर अपर थोरैसिक कैविटी है और ये फ्लैट हो गया तो यानी इतनी स्पेस इसको और मिल गई, यानी कि आपका एरिया, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी बढ़ जाता है इनके फ्लैट हो जाने से। देखो, ये आपका है
डायफ्राम ये रहेगा रिलैक्स में और वापस से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में काम करती है, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बट जो ब्रीदिंग में मेन इंपॉर्टेंट मसल है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है इस मसल्स का, तो रिब और स्टर्नम दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और थोरैसिक कैविटी का अगेन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि आपका स्टर्नम जो कि नीचे की तरफ था, इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद आगे की तरफ थोड़ा हो जाता है और वापस से आपके अपर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। किस साइड से? डोर्सो वेंट्रली। जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कैसे बढ़ाता है? वो एंटीरियर पोस्टीरियरली आपका वॉल्यूम बढ़ाता है और इंटरकोस्टल मसल डोर्सो वेंट्रली आपका वॉल्यूम बढ़ाता है। तो दोनों तरह से वॉल्यूम आपके अपर थोरैसिक गेज का, अपर थोरैसिक कैविटी का बढ़ जा रहा है। इंस्पिरेशन में मेनली आपका इंटरकोस्टल मसल मदद करता है। एक्सपिरेशन उसका क्या कहेंगे, एक तरह से वाइस वर्सा प्रोसेस है टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। ओके, तो जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो ये यहाँ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग दी हुई है, बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसकी मार्किंग दी हुई है और ऊपर के साइड ही हमारा मेनली आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का पूरा प्रोसेस चलता है। सेंटर में देखो ये स्टर्नम है और इसके अराउंड ये रिब्स निकले हुए हैं ढेर सारे। ठीक है, ये थोरैसिक केज बनाने में मदद करते हैं और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स और बगल में हार्ट। रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेन प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग में एटमॉस्फेरिक एयर आएगी और CO2 रिलीज आउट हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होंगे? आपके एल्वियोलर मेम्ब्रेन और टिश्यू के बीच में। और फाइनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, तो ब्लड से इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। इतना होता है रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग वाले आपके लेवल पे। उसके बाद टिश्यू लेवल पे जो भी होना होता है आगे जाके होता है। तो ब्रीदिंग क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि ATP का यूसेज होता है। लुक एट द वेरी क्या कहेंगे पेक्यूलियर पार्ट ऑफ इट कि ATP प्रोडक्शन में ही मदद कर रहा है ATP के यूसेज से। ठीक है, तो बेसिकली ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ थोरेक्स होता है, डिफ्लेशन ऑफ लंग्स होता है, इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। इन्फ्लेशन होगा तो इंस्पिरेशन होगा, डिफ्लेशन होगा तो एक्सपायरेशन होगा, राइट? Flow of air into and from the lungs by creating a pressure gradient between lungs and the atmosphere. Flow of air into and from the lungs by creating a pressure gradient between the lung and the atmosphere. तो basically pressure gradient कब बनता है आपका? जब lungs और atmosphere के बीच में pressure का difference आएगा। डिफरेंट प्रेशर होने की वजह से, एक डिफरेंस इन प्रेशर होने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है और जिसकी वजह से एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना, जहाँ पे प्रेशर कम होगा उस तरफ एयर मूव करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो कैसे हो रहा है? जब डायफ्राम और आपके इंटरकोस्टल मसल यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपके वॉल्यूम ऑफ योर थोरैसिक केज इंक्रीजेस फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट। जैसे ही ये इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ब्रीदिंग में आपके दो चीज़ें इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। हम बात करें पहले इंस्पिरेशन की, तो वही हम बोल रहे थे एक्टिव प्रोसेस है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज ATP इज यूज्ड। ठीक है, इसलिए एक्टिव बोला गया। और 2 सेकेंड का प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन। कितने का? 2 सेकेंड का। सिर्फ 2 सेकेंड में इंस्पिरेशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यही मैं बात करी थी। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आपके अपर थोरैसिक केज का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर क्या करेगी? जिधर प्रेशर कम है उधर मूव करेगी, यानी एयर लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी। यस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू।
तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है और एब्डोमिनल कैविटी का आपकी साइज बड़ा कर देता है। स्टर्नम जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है और अगेन आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से आपके डोर्सोवेंट्रली भी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। Ribs move towards outside and volume of thoracic cavity is increased. Ribs जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, स्टर्नम ऊपर की तरफ हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हो गया। प्रेशर ऑफ प्लूरल फ्लूइड ओवर लंग्स इज डिक्रीज। तो प्रेशर प्लूरल फ्लूइड का जो होगा लंग्स के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा और इस डिक्रीज प्रेशर के थ्रू लंग एक्सपैंड कर गया। एयर प्रेशर इन द लंग इज डिक्रीज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फिल्स द लंग्स, यानी कि एयर अंदर की तरफ चली आई है। तो अभी एक बार फिर सिंपल सी भाषा में समझेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा करना है। हमारा जब इंस्पिरेशन होता है जो कि 2 सेकेंड लास्ट करता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, डूम शेप था ना, फ्लैट हो गया, ठीक है। ऐसे आपका एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गया थोरैसिक कैविटी की। जब इंटरकोस्टल मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स बाहर की तरफ जाता है, स्टर्नम ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि डोर्सोवेंट्रल भी आपका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर अंदर की तरफ डिक्रीज होता है, प्लूरल फ्लूइड में भी डिक्रीज होता है और प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाती है और ऐसे इंस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए देखिए कैसे दिखा रहा है यहाँ पे, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ रेज हो गए, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर अंदर की तरफ आ गई क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ है भाई, वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आएंगे एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होगा, टोटली ऑपोजिट। तो क्या इसमें भी एटीपी का यूज होता है? नहीं, एक्सपायरेशन तब हो रहा है जब बॉडी अपने आप को वापस से नॉर्मलाइज कर रही है। अब ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं और ये हमारे इंस्पिरेशन से 1 सेकेंड ज़्यादा होता है, यानी कि 3 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इट टेक्स अराउंड 3 सेकेंड्स। अब इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन के दौरान आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रिलैक्स भी तो करना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में तो नहीं रह सकता ना, तो उसको वापस से रिलैक्स करना है, ठीक है। तो डायफ्राम रिलैक्स करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स करने के कारण वापस से डायफ्राम डूम शेप हो जाता है, स्टर्नम वापस से अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, रिब्स वापस से अपना अंदर की तरफ चले आते हैं, जिसकी वजह से अंदर अब प्रेशर बढ़ गया है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर घट गया है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से अब प्रेशर जो है थोरैसिक केज में बढ़ा हुआ है और अब वापस एयर कहाँ जाएगी, जहाँ प्रेशर कम होगा, यानी एटमॉस्फेयर की तरफ प्रेशर कम है, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर ज़्यादा है, तो एक्सपायरेशन कैसे हो रहा है, आपके लंग से एयर बाहर की तरफ जा रही है और इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं और जब आप ब्रीथ कर रहे हैं ना, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका एब्डोमिनल कैविटी का मूवमेंट देखा जाता है, वो भी साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा रहता है जैसे जैसे आप सांस लेते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में एब्डोमेन भी ब्रीथ करता है, यानी एब्डोमिनल मूवमेंट भी देखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, इसमें आप फोर्सफुली ज़्यादा एयर लेते हैं या ज़्यादा सांस छोड़ते हैं, उस समय एडिशनल मसल आपकी एक्ट करती है और उस समय इसको कहते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। तब ये नॉर्मल एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं होती है, तब वो आप फोर्सफुल मतलब जानबूझ के तेज़ी से कर रहे हैं, मतलब अपने जो नॉर्मल कंडीशन है उनके विपरीत कुछ कंडीशन कर रहे हैं, यानी फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो इस तरह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आई जस्ट होप कि आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से पूरा प्रेशर का आपके डिफरेंस आता है, वॉल्यूम का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पूरा आपका प्रोसीजर कंप्लीट होता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशन कब हो रहे हैं। और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो। लाइक अपने अटेंडेंस के लिए लाइक ज़रूर करना, और मेरे को अगर आप थोड़ा सा मैम आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक बटन दबाना। बच्चों एक बात और कि मेरे वीडियोस डेली 12 PM आते हैं, और अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ 2 सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये रहा आपका पहला सवाल आज के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज, सबसे इम्पॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, मसल की ऐसा सच नहीं बात करिए, स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। इन लंग गैसेस एक्सचेंज इज डन बाय, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब अभी हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है, जो कि एल्वियोलाई के लेवल पे होती है बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। जब वो आपका एक्सचेंज होता है तो उस समय क्या होता है, क्या सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो आपको सही जवाब देना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर होगा। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स, ओके। तो चलिए ये था आज का सेशन बच्चों। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू सून।